स्वागत है आप सभी का आइडियल पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज की इस नए वीडियो में हम एक नई शुरुआत की ओर चल रहे हैं, बिहार पुलिस एग्ज़ाम की ओर। तो जो भी छात्र छात्राएं अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज का ये सेशन है, यह बिहार पुलिस टॉनिक बैच है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। और ये वीडियो, ये क्लास रेगुलर होने वाली है। तो अगर कोई छात्र नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। और पहला टॉपिक जो है वह इतिहास का टॉपिक लिए हुए हैं। इसके बाद आपका क्लास जो है टॉपिक वाइज आएगा। जैसे इतिहास का पहला चैप्टर जो आएगा, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, इस सिलेबस के अनुसार आपकी क्लास होने वाली है। तो कहता है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ, यानी कि इसका जो विकास हुआ था वह किस क्षेत्र में विकास हुआ। पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल का किस क्षेत्रों में विकास हुआ। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन है गंगा घाटी क्षेत्र, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी। तो ये तीनों घाटी क्षेत्रों में, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल में इन तीनों क्षेत्रों का विकास हुआ था। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वह होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी आहार संस्कृति कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो संस्कृति है उसको हम आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं। आप इसको टेस्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त हुई उसे हम क्या कहते हैं। तो कहता है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त हुई उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, बागोर एवं आदमगढ़ से मिला था। इसलिए कि आदमगढ़ और बागोर से ही कुत्ते की साक्ष्य मिले थे और मानव की जो पहला पालतू पशु है वह कुत्ता ही था। तो आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा धोलावीरा, जिले की गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। याद रखिएगा, मेहरगढ़। साथ ही साथ चावल का जो साक्ष्य मिला था वह भी मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ये अब देखिए, वैदिक सभ्यता, इसमें तो वेद की बात की गई है। आप याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता से ही हड़प्पा संबंधित है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर था। यह एक नगरीय सभ्यता है, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा का जो समय है वह 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का इसका समय था। हड़प्पा का समय जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा की ये सभ्यता का समय थी। और आप ये भी याद रखिएगा, हड़प्पा के जो भी स्थल है वो स्थल से क्या मिले क्या नहीं मिले, ये सब चीज़ आप सिलेबस में पढ़ चुके होंगे, तो आपकी तैयारी बेहतर ही होगा। तो आप इसके माध्यम से देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल एवं पुरातात्विक स्थल का करता है किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, वह हड़प्पा नगरी है, नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल की बात चल रही है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन, लोथल। अगला देखिए कि कहता है सूची 1। इधर देखिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है 7 का। सूची प्राचीन स्थल की सूची और पुरातात्विक खोज, यानी कि प्राचीन स्थल की खोज और पुरातत्वीय खोज के साथ सम्मिलित और सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। यानी कि कहता है ए नंबर में जूता हुआ खेत लोथल, बी में कहता है कालीबंगा गोदीबारा, सी में कहता है धोलावीरा और पक्की मिट्टी की बनी हुई आकृति।
इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक ये है कि आपको जो पहले इसमें याद है पहले उसको मिलाइए, आपको जो याद है उसको मिलाइए। अब देखिए जैसे कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि 7 का आंसर देखिए, ए का देखिए कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। कालीबंगा से क्या मिला था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर ये तो याद रखना ही है। उसके बाद देखिएगा कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, सॉरी जूते हुए खेत का प्रमाण जो है यहाँ से लोथल से क्या मिला था, तो गोदीबाड़ा क्या मिला था, लोथल से गोदीबाड़ा मिला था। साथ ही साथ कालीबंगा से क्या मिला था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। यानी कि बी का ए, बी का वन देखिए कहाँ पे है, बी नंबर में। तो ये इसका सही आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। यानी कि ए का जो आंसर होगा ये 2 होगा, ए का आंसर क्या होगा 2 होगा, सॉरी ए का आंसर 2 होगा गोदीबाड़ा। उसके बाद बी का जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी का आंसर जो होगा वह 1 होगा, बी का आंसर 1 होगा न। और सी का आंसर जो होगा वह 4 होगा, यानी कि हड़प्पाकालीन लिपि की बात चल रही है। और डी का जो आंसर होगा 3 होगा, पक्की मिट्टी का जो मिला था ये यहाँ से मिली थी। लोथल से क्या मिला, गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा कहाँ से संबंधित है, तो लोथल से। जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला। उसके बाद धोलावीरा से क्या मिला, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला। कहाँ से, तो धोलावीरा से मिली थी। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली थी, तो बनवाली से। जब हल से जुताई की जाती थी तो उसमें जो रेखाएं बनती थी तो उसको क्या कहते थे, तो सीता कहा जाता था। ये भी याद रखें, हड़प्पा सभ्यता में इस चीज़ को सीता के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए ये कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, कौन सिंध में अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, तो मोहनजोदड़ो। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह से अत्यधिक सबकी जो कंकाल था वह मिलने का प्रमाण मिला था। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीव विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीव विज्ञान का उल्लेख जो मिलता है तो वह यजुर्वेद में मिलता है। अब एक बात याद रखिएगा, वेद 4 होता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, तो गायत्री मंत्र की बात अगर करें तो वह ऋग्वेद से संबंधित था। किसने लिखा था, तो विश्वामित्र जी ने लिखा था। अथर्ववेद में जादू टोना का बात चलती है। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। ये भी आप याद रखिएगा। कहता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो विवाह सूक्त जो है वह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो 1028 मंत्र है, ये भी याद रखिएगा। और यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद इस सब पे अभी तो चर्चा किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित 4 स्थानों में बुद्ध संगीतियों का सही कलाक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। डी का मतलब ये हुआ कि यानी कि पहले जो हुआ था बौद्ध संगति वह राजगिरी में हुआ था, राजगिरी के बाद वैशाली में हुआ, वैशाली के बाद जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, सबसे लास्ट में कुंडलवन में हुआ था। वैशाली कुंडलवन कहाँ है, तो वैशाली में। यहीं पे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो 14 पूर्व। क्या कहलाता है, 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बाबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो इसका सही आंसर है आजीविकों ने। इसका सही आंसर क्या होगा, आजीविकों ने बाबर की गुफाओं को किया था। भारत में, अब देखिए भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था।
भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। एनी बेसेंट जो था वो आयरलैंड की महिलाएं थी, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक को तो बताने की बात ही नहीं है। उसके बाद देखिए बिपिन चंद्र पाल है, लाल बाबा, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, दादा भाई नौरोजी है। भारत की वृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। भारत की पुराना व्यक्ति या वृद्ध पूछे, ओल्ड मैन पूछे तो वह कौन होगा? तो दादा भाई नौरोजी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? यानी कि किसका बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका शायद आंसर जो होगा अंगुत्तर निकाय होगा, क्योंकि बौद्ध का जो टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा अंगुत्तर निकाय। और एक बात और बता देते हैं कि कल से हिस्ट्री का आप लोग तैयारी कीजिएगा। हिस्ट्री का कल से टॉपिक वाइज जो है रिवीजन कराने वाले हैं। जैसे पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो होगा वो उसका चैनल पे कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा कि इसका ये चलने वाली है, तो अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न मगध राजवंशों के कलाक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कला क्रमानुसार, यानी कि पहले कौन शासन किए, उसके बाद कौन शासन किए, उसके बाद कौन शासन किए, इस तरह से होने वाली है। तो ये चीज़ समझिएगा। तो इसका सही आंसर होगा 4 का 16 का बी होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है मुगल वंश में जो शासन करने वाले थे वह धैर्यक वंश था। धैर्यक वंश के बाद जो है इसमें नंद वंश आया, वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं। उसके बाद मौर्य वंश आया, उसके बाद शुंग वंश आया। मौर्य वंश की जो काफ़ी बार पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य था वास्तविक संस्थापक। तो ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, इसको हम स्टार लगाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाने जाते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी विविध है। तो ये महापद्मनंद था। ये कौन था? महापद्मनंद था। अगला देखिएगा, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख जो है अभिलेखीय प्रमाण है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 18 का ए होगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख जो है किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका क्या है? उल्लेख है। अब फिर अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपनी समकालीन दक्षिण के किस राज का उल्लेख नहीं किया था? किस राज का उल्लेख नहीं किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा कुषाण का। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये अरल आक्रमण, ये अरल आक्रमण नहीं था। तो देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो इससे कोई बात नहीं है, लेकिन कल से ये वीडियो लगातार होने वाली है। तो आप लोग दबा के इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हमको वीडियो बनाने की मोटिवेट होगा। और आगे आपसे मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल से मिलते हैं टॉपिक वाइज सीरीज के साथ। आप लोग तैयार रहिएगा, सुबह 6 बजे और शाम 8 बजे रात।